हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और हम घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम करेंगे लोकपाल और कुछ और महत्वपूर्ण आयोग हैं, उन्हें इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। ध्यातव्य है कि उड़ीसा पहला जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में गठित बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्ना आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने वाले संबंधी प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। इसे संसद के 1992
के अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी है, के तहत सांविधिक वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित तथा 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316 के क्लॉज 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनिए। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970। क्वेश्चन नंबर 4, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोकपाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 7, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक पारित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। कथन 1 सही है। कथन 2, श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। कथन 2 गलत है। कथन 3, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। कथन 3 सही है। कथन 4, सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 4 भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 3 और 4 सही है।
लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री बी नारायण सामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया था, अतः दिए गए कथनों में 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। अन्ना हजारे शामिल थे, संतोष हेगड़े शामिल थे और शांति भूषण शामिल थे। तो आंसर है 1, 3 और 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 3 और 5। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण एन संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारणा अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारणा अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया? प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कथन सही है। कारण आर, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। कारण कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत सरकार ने 5 समुदाय यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया। कथन 2, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। कथन 3, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। कथन 4 है, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 की संसदीय अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं, जिन्हें अद्यप की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक जहां कथन 1 और 4 सही थे, वहीं वर्तमान में केवल कथन 4 ही सही है। कथन 4 है, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 18, बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ का अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 19, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। राइट आंसर ऑप्शन बी, बोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। कथन एक, उद्देश्य का ये सही है। दूसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये भी सही है। 3 है मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान के उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 30 अनुच्छेद हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है, मानवाधिकार दिवस के रूप में। 10 दिसंबर
मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस 24 अक्टूबर को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता और समानता, ये शामिल है। बी, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी शामिल है। सी, शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। डी, निजता का अधिकार शामिल नहीं है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है तथा अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग का उत्तर विकल्प सी था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। कथन 1 गलत है। कथन 2, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। कथन 2 सही है। कथन 3, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं। कथन 3 भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कथन 2 और 3 सही है। शहर का अधिकार राइट ऑफ द सिटी का विचार एवं स्लोगन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक एवं समाज विज्ञानी हेनरी लेफे द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलनों द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। शहर का अधिकार वसुधा एक शहरी विकास का मॉडल है
जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। शहर का अधिकार शहर के सभी निवासियों, अप्रवासियों, मलिन बस्ती निवासियों एवं बेघरों सहित के लिए शहरी जीवन तक समान पहुंच को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा इसका तात्पर्य है कि राज्य शहरों में लोक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों एवं अनधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा यथा जलपूर्ति से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार कथन 2 और जहां तक कथन 1 का प्रश्न है, तो अक्टूबर 2016 में क्विटो, इक्वाडोर में संपन्न आवासन एवं सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हैबिटेट थर्ड में अपनाए गए नए शहरी एजेंडा NUA न्यू अर्बन एजेंडा में यद्यपि शहर के अधिकार को शामिल किया गया, तथापि इसे स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसके बजाय इस एजेंडे में सरकारों को अपने कानूनों में शहर के अधिकार को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था, तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 32, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। ऑप्शन ए मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, सही है। ऑप्शन बी मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी धारा 2 के एम में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज एम में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इस भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य के सशस्त्र बल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नवत हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और छठा है राज्यसभा के उपसभापति। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 38, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ये पदेन सदस्य होता है। ऑप्शन बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, ये इसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, ये भी सही है। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये इस अधिनियम की धारा 12 के खंड खास एक खंड आ में निर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कर दिया गया। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस प्रकार कथन ए, बी और सी सही नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा, अतः कथन डी सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता था, 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। कथन एक गलत है। कथन दो, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। कथन दो भी गलत है। कथन तीन, इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। कथन तीन सही है। कथन चार, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। कथन चार भी सही है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। इसके अलावा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। आयोग की शक्तियां सिफारिशी प्रकृति की हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत
संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, न कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थापनाएं हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन 3 एवं 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कथन एक गलत है। कथन कारागार, उक्त आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। कथन कारण भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों गलत है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है। राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यथा संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे कोई व्यक्ति ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा ये नियुक्तियां एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। परंतु जहां किसी राज्य में विधान परिषद है वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल, और शामिल है मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय के प्रभारी, विधानसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के क्लॉज 1 के तृतीय परंतुक के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के अनुसार
राज्य आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना उनका कार्य है। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानव अधिकार की सुरक्षा व पुनरावलोकन करना, ये भी है। तो आंसर इसका है ऑप्शन डी। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अन्य सभी विकल्प राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार के समक्ष। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग स्टेट कमीशन से तात्पर्य राज्य मानव अधिकार आयोग से है। यह आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लोक सेवक। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक भी निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178 और धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिविल न्यायालय। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के क्लॉज 4 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 175 द्वारा धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। साथ ही 1993 के अधिनियम की धारा 13 के क्लॉज 5 के तहत मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्रवाई समझा जाता है और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के अनुसार
आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात का आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ख रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग संवैधानेतर संस्था है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया। अन्य तीनों संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ एवं 243 मा, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एवं 281। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बाकी ये जो तीनों है ये संविधान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर निकाय है जबकि अन्य तीनों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338वीं तथा पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340, वित्त आयोग 280 एवं निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक संस्थाएं और स्थापना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, ये सही है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ये गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है ये 1952 में हुई थी, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना ये 1964 में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये 1993 में हुई थी, ये भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन बी। सही सुमेलित है। संस्थाएं और स्थापना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये हुई थी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, कथन 1 सही है। कथन 2 इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, कथन 2 गलत है। कथन 3 इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. बेकेंडचलैया कर रहे हैं, कथन 3 सही है। कथन 4 यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, ऑप्शन 4 गलत है। तो आंसर है 1, 3। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति 22 फरवरी 2000 को जस्टिस एम.एन. बेकेंडचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, न कि संसद द्वारा। इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए एम.एन. बेकेंडचलैया। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन सितंबर 1974 में किया गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शिवदास मीणा 18 मई 2020 से हैं। क्वेश्चन नंबर 64, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। 1976 में कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था। तथापि इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तथ्यों की अग्रता। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किन की अनुशंसा पर की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, संथानम समिति की अनुशंसा पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की थी। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के साथ 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इसका वर्णन जो है वो संविधान में नहीं दिया गया, ये संसद की एक विधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानिम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना का वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में, ये सही है। ऑप्शन बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ये भी सही है। ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ये गलत है। ऑप्शन डी, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ये भी गलत है। तो आंसर है इसका सी और डी गलत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी और डी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे, दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम। इनमें से दीनबंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर एल नाइक को सदस्य नियुक्त किया गया। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 69, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1980 में। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, धार्मिक कारण। अत्याचार के कारण है बंधुआ मजदूरी, भूमि निर्वसन, ऋणग्रस्तता। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार के कारणों में शामिल है भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्तता।
जबकि धार्मिक कार्ड कार्ड इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही दो या अधिक राज्यों के परस्पर कर और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करें। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। संवैधानिक संगठन, इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका गठन संविधान के उपबंधों के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 74, संघ लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 323 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे। इसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन ए, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 315 के क्लॉज 2 के तहत यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प और राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, सही विकल्प चुनें। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों के लिए के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर
राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रायोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 80। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? इसका होगा कथन 3 सही, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। और संसद की भूमिका कहाँ पर होती है देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रायोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो, जबकि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है तथा इन्हें अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उपबंधित रीति से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समावेदन पारित करने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में शामिल है। इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता। और कहाँ परामर्श लिया जाता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। ऑप्शन बी, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है, सिविल सेवा में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 83। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 315 के क्लॉज 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। संविधान के अनुच्छेद 315 के क्लॉज 4 के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि पर।
संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल के समक्ष। संविधान के अनुच्छेद 323 के क्लॉज 2 के प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का एक कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग के कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। सर रॉस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय फेडरल लोक सेवा आयोग रखा गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ यूनियन लोक सेवा आयोग के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लोक सेवा आयोग हेतु भी प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 89, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लॉज 3 के तहत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लॉज 3 के तहत 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रोज बैथ्यू। श्रीमती रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रहीं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। इस प्रकार ये सरकार की लोक नीति का कार्यान्वित करने वाला उपकरण होता है। नौकरशाही से अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है, तथापि राजनीतिक स्थायित्व लोकसभा में विश्वास मत पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 93,
सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 2004 में। लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपने रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी। और इसी के साथ हमने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।